अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मिल्लेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड को। रिक्वेस्ट भी आई हुई थी इसके बारे में, और आज हम थोड़े बेहतर तरीके से इसको एनालाइज करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि नहीं, हम इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और क्या ये सही वक्त है इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्लेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनीज में इसका शुमार होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1964 से है, और असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के अंदर इसका काम है। इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 4 बिलियन रुपीज है, मतलब 4 अरब रुपए इसका जो है ऑथराइज कैपिटल है। 45% फ्री फ्लोट है इसका। इसका मतलब ये है कि 45% शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बाकी 55 जो है वो ओनर्स वगैरह के पास हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ओनर अपने पास भी इसका फ्री फ्लोट रखे, अपने पास इसके शेयर रखे। इसका मार्केट कैपिटल 111 बिलियन रुपीज है, मतलब 111 अरब रुपए इसका मार्केट कैपिटल है। वॉल्यूम हम नहीं देखते, वॉल्यूम तो डेली के हिसाब से चेंज होता है। बीटा 0.79 है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट के साथ 70-80% जो है वो मूव करता है। पीई रेशो इसकी सेक्टर से ज़्यादा है, या तकरीबन बराबर है। हम इसको जो है वो नहीं करते। अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम देखते हैं। ये देखें, 2023 में 8 बिलियन था और उसके बाद 20 बिलियन हो गया, मतलब बढ़ रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। अभी तक लास्ट 12 ईयर में इसकी कारकर्दगी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो है ये अपने कवर कर लेगा। और उसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट ईपीएस है, वो इंक्रीज कर रही है 17 से 51। 2024 में ईपीएस इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन लास्ट 12 मंथ में थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम है, जैसा हमने पहले भी देखा। लेकिन ईपीएस इसकी अच्छी जा रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है इसके लिए। क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, तो अभी रिसेंट जो क्वार्टर चल रहा है उसमें इसकी ईपीएस कम हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। और अगर यही चीज़ हम पिछले साल के हिसाब से देखें क्वार्टर 4 में, तो ये उससे कम हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी लास्ट ईयर जो है। तो ये एक इस दफ़ा थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है। ये एक इसका सिस्टम है। बैलेंस शीट को हम देखते हैं। टोटल इक्विटी जो है वो बढ़ रही है, अच्छी चीज़ है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज जो हैं वो कम हो रही हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर हम टोटल करंट लायबिलिटीज पे जाएं, तो 15 से 18 लायबिलिटीज बढ़ी हैं, टोटल लायबिलिटीज भी बढ़ी हैं और इक्विटी भी बढ़ी है। तो ये बराबर एक तरीके से जा रही हैं। हम एसेट और लायबिलिटीज को बहुत ज़्यादा नहीं देखते बहरहाल। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि इनको बढ़ना चाहिए। जो टोटल एसेट्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, 25 से 30 पे गए हैं, और लायबिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज कर रही हैं। तो ये साथ में मैच कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं शीट को फॉलो करता हूँ, मेरी अपनी शीट है। उसके अंदर हम चेक करते हैं मिलर ट्रैक्टर्स जो है, स्टॉक प्राइस 580 रुपीज़ है, एंटरप्राइज वैल्यू 584.61 है। एंटरप्राइज वैल्यू 584 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि इसके अगर आप तमाम डेट्स और तमाम एसेट्स वगैरह को कंबाइन कर लें और उसके बाद जो वैल्यू निकलती है कंपनी की, वो 584.61 रुपीज़ बनती है। और इस टाइम स्टॉक प्राइस 580 है, मतलब ये अपनी वैल्यू से कम पे जा रहा है। ये एक तरीका है चेक करने का। अब आगे हम देखते हैं मार्केट कैपिटल, हम पहले देख चुके हैं। उसके अलावा जो क्वार्टरली अर्निंग है वो थोड़ी सी कम जा रही है, पहले बेहतर थी अब कम हुई है क्वार्टरली अर्निंग। तो क्वार्टरली अर्निंग के हिसाब से ये ठीक नहीं है। एनुअल अर्निंग के हिसाब से हमने देखा था कि पहले देख चुके हैं वो बढ़ रही है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये डाटा मैं पाकिस्तान के पीएसएक्स से डाटा पोर्टल से उठाता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी न्यूज़ के बारे में चेक करेंगे कि कोई न्यू प्रोडक्ट है या कोई मैनेजमेंट चेंज है या कोई पॉजिटिव इवेंट आ रहा है या कंपनी अपने ओन स्टॉक्स परचेज कर रही है। क्या सिस्टम है, हम यहाँ से जाके देखते हैं इनसाइडर ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पर देखें, नवंबर 13 2024 को लास्ट बाइंग हुई है। पिछले 10 दिन पहले 250 शेयर्स बाय किए, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अनाउंसमेंट में देखते हैं इसकी न्यूज़, इसकी बहुत अच्छी नहीं जा रही है। ऑटो सेक्टर पोस्ट रोबस्ट सेल्स एक्सेप्ट ट्रैक्टर्स। एमटीएल क्योंकि ट्रैक्टर्स की कंपनी है, इसलिए इसकी सेल बढ़ी नहीं है। तो ये हमने इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसमें भी देखा है कि लास्ट ईयर इनकी सेल्स कम हुई है थोड़ी सी। बाकी ईयरली प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज हुए हैं, हमने वो भी देख लिया पिछली रिपोर्ट में कि क्वार्टरली इनकी सेल कम हुई है लेकिन ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं और बेहतर जा रही है। ये 2 महीने पहले की इसकी रिपोर्ट है कि रिज्यूम प्रोडक्शन टुमारो, एक अच्छी रिपोर्ट है। उसके बाद आप देखेंगे
के मिलर ट्रैक्टर की प्राइस बढ़ी है, हम इसको आगे चल के चेक भी करेंगे। इनका फ्यूचर में एक्सपोर्ट के ऊपर ही ज़्यादा जो है नजर आ रहा है सेक्टर। ग्रीन ट्रैक्टर एंड किसान स्कीम और पंजाब गवर्नमेंट एक्सपर्ट है फार्मर्स इन्वेस्ट इन फार्म मशीनाइजेशन। मतलब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और किसान कार्ड स्कीम जो हैं ये इनको सपोर्ट में जा रही हैं। उसके अलावा इनका मेजर जो आउटलुक है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। अगस्त के अंदर इनका प्लांट बंद हुआ था, लेकिन बाद में खबर है कि ये चल पड़ा था। और इनका सिस्टम इसी वजह से जो डाउन गई है सेल्स वो इसी तरीके से गई है। अब हम मजीद आगे देखते हैं, इसके टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं हम। करंट वॉल्यूम इसका 205 है, एवरेज वॉल्यूम 161 है। जिसकी वजह बात यह है कि वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है अच्छा जा रहा है। एवरेज वॉल्यूम है, प्राइस भी ओके है, 85% अपने हाई के नज़दीक है। डेली आरएसआई अब हम चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें चार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है और उसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है आरएसआई। ये नीचे आपको आरएसआई नज़र आ रहा है और ऊपर मैं बॉलिंजर बैंड जो है 20 डेज का सेट किया हुआ है। 20 डेज इसलिए ताकि हम ये, मेरा जो मकसद है वो 15-20 दिन के अंदर अंदर चलने का है। तो फंडामेंटली हमने देख लिया स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है, उसकी इनकम बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रही है, और कोई ऐसा ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हों। और ये फंडामेंटली एक तरह से स्ट्रांग स्टॉक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है। मैं इसका ऑल जो है वो खोलता हूँ। तो यहाँ से देखें ये शुरू हुआ 678 से अबव 1500 तक गया है और इस टाइम 580 पे चल रहा है। मतलब आप मैक्सिमम वैल्यू से देखें 580 पे चल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब थी इसकी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 13 मार्च को। मैक्सिमम वैल्यू थी 2017 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1500 रुपए के ऊपर गई हुई थी। बाद में ये कम ज़्यादा होती रहती हैं चीज़ें। और ये अपने जो शेयर्स हैं उनको स्प्लिट भी करते रहते हैं ताकि प्राइस कम आती है। मेजर वजह जो इतना कम आने की, वो स्प्लिट होने की, यही है कि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा जिसकी वजह से प्राइस इसकी कम हुई है। अदरवाइज इतना नीचे स्टॉक नहीं आता कि 3 टाइम्स नीचे आ जाए, जो अच्छा स्टॉक होता है। तो हम आगे इसको देखते हैं। ये इसका बार चार्ट खुला हुआ है, डेली बेसिस पे मैंने सेट किया हुआ है। 1 मंथ में मैं इसको सेट करता हूँ, यहाँ से देखें, या 6 मंथ पे सेट करता हूँ। तो ये इसकी जो ऑरेंज वाली लाइन है ये एवरेज चल रही है, इस टाइम अबव एवरेज है। मतलब पिछले 20 दिनों की एवरेज जो है 572 है, इस टाइम स्टॉक जो चल रहा है 580 चल रहा है। आरएसआई को देखें, आरएसआई इसकी जो है इस टाइम 59 है। मतलब ये ना इस टाइम बाइंग जोन में ना सेलिंग जोन में, इस टाइम नीचे जा रहा है। तो ये अभी मजीद नीचे जाएगा, इसकी जो प्रोडिक्शन है, या कह लें कि इसने अभी नीचे जाना है। उसके अलावा रेजिस्टेंसेस इसकी देखते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है, नहीं लगानी आती है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप पिवट पॉइंट के थ्रू आराम से लगा सकते हैं। 15 दिन का इसने पिवट पॉइंट दे दिया है हमें। यहाँ से मैं चेक करता हूँ इसको, डेज के बजाय मैं इसको 4 आवर्स पे कर देता हूँ ताकि हम ज़्यादा आसानी के साथ देख सकें। देखिए इसका पिवट पॉइंट जो है 583 है, यहाँ से इसने नीचे जाना है। ये पिछले 20 दिनों का पिवट पॉइंट है। मतलब उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट आनी है, पहली वो 564 पे है, दूसरी सपोर्ट इसकी 551 पे है। अब एक चीज़ देखें, ये अपना जो पिवट पॉइंट है 583, इससे ये नीचे जा चुका है, उससे नीचे क्लोजिंग आज इसकी हुई है। तो इसने नीचे जाना है नेक्स्ट कुछ दिनों में। ये 564 के ऊपर जाएगा। 564 से ऊपर अगर नीचे दोबारा गया तो नेक्स्ट उसकी सपोर्ट जो आ रही है वो 550 है, फिर 529 है, फिर 508 है, और फिर 481 है। अभी इसका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ शुरू हो चुका है। तो अभी इसने नीचे जाना है, जो एक्सपेक्टेशन है वो इसकी नीचे जाने की है। और अगर इसने ऊपर जाना हुआ तो इसकी पहली रेजिस्टेंस आएगी 599 के ऊपर। सेकेंड रेजिस्टेंस जो है 620, थर्ड 634, 649, 664। ये बेसिक सा फॉर्मूला है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बेसिक चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। आपने हमेशा सपोर्ट के ऊपर बाय करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है। ये चीज़ आप जहन में रखें, ये एक बेसिक सा रूल है कभी भी आप परचेज कर रहे हो। तो ये इसका परचेजिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इस थोड़ा सा वेट अगर आप करें तो ये हो सकता है नीचे 500 तक जाए और उसके बाद ये आ जाए। वीकली बेस पे देखें, अभी इसका आरएसआई जो है वो 50 पे है। मतलब अभी भी सेल या परचेज इसके पास अगर है तो वो सेल ना करे, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जा चुका है। वेट करे, अच्छा स्टॉक है, इसने ऊपर जाना ही बाद में है। और उसके अलावा इन्होंने जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 600 के ऊपर है इस टाइम, रिसेंट टाइम के अंदर। आगे इसकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से इसको, इस टाइम किसी भी फंड ने इसको होल्ड नहीं किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले दिनों आपने हमने खबर पड़ी कि अगस्त में इनका प्लांट बंद हुआ था, जिसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसमें से पैसा निकाल लिया है।
क्योंकि उनको जब तक ये मसले हल नहीं होते तब तक इसको वो परचेज नहीं करेंगे। इसीलिए इस स्टॉक की वैल्यू जब आप अगर चेक करें पिछले कुछ अरसे से ठीक नहीं चल रही। हम यहाँ से इसको देखें, वीकली बेसिस पे इस टाइम चार्ट खुला हुआ है। ये आपका मैक्सिमम 660 तक गया और नीचे ऊपर जा रहा है। हालांकि माजी में देखें, आप मई में देखें, ये 900 के ऊपर भी था। और आप जो हैं इसको चेक करें, यहाँ से ये जून में 673 के ऊपर था। उसके अलावा पिछले साल दिसंबर 648 के ऊपर था। तो ये अपनी नॉर्मल वैल्यू के ऊपर है। इस टाइम इसके अंदर परचेजिंग करना नहीं बनता। मेरे ख्याल से अब इसको वेट करना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा पसंद है स्टॉक, तो इसकी परचेजिंग जो वैल्यू होगी वो एटलीस्ट जो है वो 520 के ऊपर इसको परचेज करे। उसके अलावा इसकी परचेजिंग ना करे। यहाँ पे देखें, जब RSI नीचे गया है, किस वैल्यू के ऊपर नीचे गया है, ये 31 के ऊपर जो मेन इसका परचेजिंग पॉइंट था। यहाँ से हम इसको चेक करते हैं 497, वही 500 वाली बात आ रही है। 500 से बिलो अगर किसी को मिले तो उस वक्त इसको परचेज करना बेहतर है। फिर भी उस वक्त आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर न्यूज़ क्या चल रही है। पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और कोई भी स्टॉक लेते हुए आपने मार्केट को लाजमी देखना है। मार्केट ट्रेंड अप हो तब आपने स्टॉक को परचेज करना है। अगर मार्केट ट्रेंड डाउन हो तो आपने स्टॉक को परचेज नहीं करना, क्योंकि मार्केट के साथ साथ सारे स्टॉक्स चलते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो स्टॉक भी नीचे जाएगा। देख लें, मैंने ये रिक्वेस्ट के ऊपर MTL किया था, मुझे बहुत पसंद था स्टॉक, लेकिन इस टाइम ये परचेजिंग करने के लिए नहीं है। अगर आप इसके अंदर है तो इसके अंदर से प्रॉफिट के अंदर है तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करके निकल जाए। अगर नुकसान के अंदर है तो फिर इसके अंदर वेट करें, हो सकता है कि इसके इनके मसले हल हों और फिर ये ऊपर जाए। बहरहाल ओवरऑल ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस टाइम इसको परचेज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूज़ कोई ऐसी नहीं है। और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल भी कोई होल्डिंग नहीं है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैटर करती है, कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह के डायरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको भी अभी वेट करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड रखें, उसमें कोई नहीं है। अब मजीद इसका ROI देख लेते हैं हमने। अगर यहाँ से मैं इसका चेक करूँ, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स का हम चेक करते हैं। 2 जनवरी 2002 को 93 रुपीज़ का ये स्टॉक था। और हम यहाँ से इसकी ROI को अगर हम चेक करें, in 2002, if you had invested 93,000 in MTL, your current value of investment will be 13 million। मतलब 93,000 जो है वो 13 मिलियन बन चुका होता। और कैश डिविडेंड यू रिसीव ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 6 मिलियन, विच मीन्स योर टोटल रिटर्न इज अराउंड 20 मिलियन। अब यहाँ पे कैसे किस तरीके से है, इस टाइम 2022 में इसकी प्राइस 92 थी, इस टाइम 580 है। और 23,749 शेयर्स हो चुके होते हैं। इन्वेस्टमेंट इस तरीके से, डिविडेंड टोटल CAGR 27% के हिसाब से रिटर्न आपको मिला होता। ये इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि डिविडेंड के अंदर कितना आपको मिला है, बोनस शेयर्स इसने कब कब दिए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइस कभी भी अच्छे स्टॉक की इतनी ज़्यादा नहीं गिरती कि 1300 उसका हाई हो और इस टाइम वो 500 पे चल रही हो, अनलेस उसके अंदर कोई बड़ा इशू आया हो। तो अभी तक कोई बड़ा इशू नहीं था इसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी प्राइस अच्छी चल रही थी। तो इन्होंने डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए, जिसकी वजह से इसकी प्राइस, जैसे 50% बोनस है, फिर 20% बोनस है, फिर उसके बाद 25% बोनस है। इस तरीके से चल रहा है। आप देखते जाएं तो समरी 93,000, डिविडेंड 6 मिलियन आपको पे हुआ होता। बोनस शेयर्स जो हैं वो 22,000 आपको शेयर मिल गए होते, 1000 शेयर के बदले। और करंट प्राइस 580 है, टोटल शेयर 23,749 टोटल वैल्यू। और ये आपको CAGR मिला होता। तो ये ओवरऑल इसको मैं कंक्लूड करूं, ये बहुत अच्छा शेयर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं जिसकी वजह से इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी नहीं। अगर इसके अंदर ये अपने क्लोज कर लेती है इश्यूज और उसके बाद ये प्रॉपर इनके प्लांट्स चल पड़ते हैं, तो फिर ये एक बहुत अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। इस टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपके पास प्रॉफिट के अंदर शेयर्स हैं तो सेल कर लें, अगर लॉस के अंदर है तो फिर सेल ना करें, उसके बाद इसको रखें। क्योंकि ये कंपनी एट द एंड बड़ी कंपनी है, बाद में इसके डिसाइड करें कि सेल करना है कि नहीं करना। और इसके अलावा जो पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि कैसी कंपनी है, इसके अंदर इनको कितना ज़्यादा डिविडेंड मिला है। 27% के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है 20 ईयर्स के ऊपर। आपको मैंने बताया एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस वीडियो को आपके लिए कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।